किसके आगाज में तहसीन पाशा आकर सुल्तान अब्दुल हमीद से कहते हैं कि एक जुए के अड्डे का मालिक आपके हुजूर पेश होना चाहता है। सुल्तान कहते हैं कि क्या वो उन कारीगरों में से है जिनको हमने जुर्माना किया था। पाशा बताते हैं कि वो अब्दुल कादिर साहब के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उसे अंदर भेजो, जरा देखें तो सही अब्दुल कादिर ने दोबारा कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। इतने में वो शख्स अंदर दाखिल होता है और सुल्तान से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा शहजादे, पर मेरे कुछ वाजिबात हैं। मैंने उन्हें कई बार कहा लेकिन वो मुझे अदा नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ आपके इंसाफ पर यकीन करना ही एक वाहिद रास्ता नजर आया। सुल्तान कहते हैं कि अब्दुल कादिर ने आपसे पैसे क्यों लिए थे? क्या वो किसी हलाल चीज के लिए थे या फिर हराम? वो शख्स कहता है कि मुझे माफ कीजिए लेकिन वो एक जुए का कर्जा है। सुल्तान कहते हैं कि आपको कर्जा मिल जाएगा लेकिन आपको आखिरत में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बुरी चीज किसी अच्छी चीज का सबब नहीं बन सकती। इसके बाद सुल्तान उसको गुस्से में वहां से जाने का कह देते हैं। अगले सीन में शहजादा सलीम अब्दुल कादिर के साथ बैठा हुआ था। इतने में वहां पर सुल्तान इंतहाई गुस्से में दाखिल होते हैं और अब्दुल कादिर से पूछते हैं कि क्या तुम जुआ खेलते हो? सुल्तान बताते हैं कि मैंने कारीगरों को बुलाया था ताकि वो मुझे अपनी शिकायत बताएं, मगर मुश्किलात पैदा करने वाला तो मेरा अपना बेटा था। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने बस एक बार जुआ खेला था। सुल्तान कहते हैं कि आप एक बार जुआ खेलने की वजाहत मुझे नहीं दे सकते तो फिर अल्लाह को कैसे देंगे? क्या आपको नहीं पता कि जुआ शैतानी काम और गुनाहों में से एक है? इतने में वहाँ पर बेदार सुल्तान भी आ जाती है। सुल्तान कहते हैं कि मैं पूरे आलमी इस्लाम के लिए अखलाकियात का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा अपना बेटा मेरे सामने खड़ा है और गलीज काम कर रहा है। आखिर मैं इसकी वजाहत अपने अल्लाह को कैसे दूंगा? सुल्तान इंतहाई गुस्से में चला रहे होते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने बस एक ही बार खेला और मैं उसका कर्ज चुकाने ही वाला था। सुल्तान कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो जलील इंसान और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब्दुल कादिर वहां से चला जाता है। शहजादा सलीम कहता है कि मैं अब्दुल कादिर से बात करूंगा, आप परेशान मत हो। अगले सीन में फहीम पाशा का आदमी उसको बताता है कि जैसा कि मनोल ने बताया था कि हीरोइन कलीसा में है, हमने कलीसा की तलाशी ली है। अप्पू कहता है कि हम कलीसा को जला देंगे। दूसरा शख्स कहता है कि हमें वहां हमला कर देना चाहिए और वहां पर मौजूद हर शख्स को पकड़ लेना चाहिए। उसका आदमी बताता है कि उन लोगों ने छुपकर मनोल के जनाजे पर लोगों को हीरोइन दी। वो दोबारा पाए तख्त में तकसीम हो गई। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देते। फहीम पाशा कहता है कि क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे सुल्तान ने शहर के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा की है? वो कमर बरगाज से पानी लाए हैं। जो भी चाहे पानी अपने घर में ला सकता है और हम इस पानी की कलीसा में भी तनसीब करेंगे। इनकी हुकूमत का एक छोटा सा तोहफा। फहीम पाशा सगोतलू से कहता है कि आप देख रहे हैं कि मेरे आदमी कलीसा को जलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इनके साथ जाएं एक तदबीर के तौर पर। अगले सीन में सनिया सुल्तान और खानदान बेदार के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की शादी मिस्ली मलिक से नहीं हुई। बेदार कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? खानदान उनको बताती है कि मिस्ली मलिक को अपनी शादी पर जो जेवरात मिले थे वो उसने अपनी बहन को दे दिए। ये सुनकर बेदार सुल्तान हैरान होती हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं कि जिसका बेटा अब्दुल कादिर जैसा हो उसके पास फिक्र करने के लिए और बहुत सी चीजें होंगी। अगले सीन में अफसन खातून जुए के अड्डे पर आती है। वहाँ पर मनोल की जगह कोई और शख्स बैठा था। अफसन कहती है कि मुझे कर्जा चाहिए। मनोल पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरी मदद की थी। अब मैं मजीद पैसे लेने के लिए आई हूँ। वो शख्स उसका नाम पूछता है। वो एक रजिस्टर में उसका नाम देखता है और कहता है कि आप पर तो पहले ही मनोल का कर्जा चढ़ा हुआ है, आप अपना पहले वाला कर्जा चुकाइए, फिर हम अगले के बारे में बात करेंगे। इतने में शहजादा सलीम जो कि अब्दुल कादिर के बारे में बात करने के लिए वहां आया था, वो अफसन को जाते हुए देख लेता है। अफसन ने अपना मुंह ढांपा हुआ था। शहजादा सलीम उस शख्स के पास जाता है
और उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये औरत क्यों आई थी? शख्स पूछता है कि आप इसके क्या लगते हैं? शहादत सलीम कहते हैं कि वो मेरी रिश्तेदार है। वो शख्स बताता है कि इस पर कुछ कर्जा है, वो और कर्जा लेने आई थी, हालांकि इसने अपना पहला कर्जा नहीं लौटाया। अगले सीन में बेदार खातून मिसली मलिक के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या आपने अपने जेवरात अपनी बहन को दे दिए? मिसली कहती है कि जी ये सच है। बेदार कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? मिसली कहती है कि मैंने इनको कुछ देना चाहा क्योंकि मैं अपनी बहन की सूरत हाल की वजह से अफसोसदा थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो उठकर जेवरात लेकर आती है और बेदार को दिखाती है कि ये सब यहीं पर हैं। बेदार कहती है कि अगर आइंदा आपका कुछ ऐसा करने का इरादा हो तो मेरे पास आइएगा, जेवरात देने के अलावा हम कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। अगले सीन में अब्दुल कादिर शहादत सलीम से मिलने के लिए जुए की जगह पर आता है। शहादत सलीम कहता है कि अब दोबारा कभी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होना। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं यहाँ पर जुआ खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि उस शख्स को तलाश करने के लिए आया हूँ जिसने महल में जाकर मेरी शिकायत की। शहादत सलीम कहते हैं कि बजाय उसको ढूंढने के अपने अंदर गलती तलाश करो। अब्दुल कादिर कहता है कि यकीनन मैं हमेशा गलती पर ही होता हूँ। इसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तहसीन पाशा सुल्तान से कहते हैं कि यूनान और रोमानिया के सफीर आपसे मिलने के लिए आए हैं। सुल्तान उनको अंदर आने का कहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैंने आपको एक पेशकश के लिए बुलाया था। उस्मानी हुकूमत चाहती है कि वो यूनान और रोमानिया हुकूमत से कस्टम इत्तेहाद का मुआहदा करें। सफीर कहता है कि ये किस किस्म की पेशकश है? सुल्तान कहते हैं कि हमारे बनाए हुए सामान पर कोई कस्टम नहीं लिया जाएगा और तिजारत पर कोई कटौती नहीं होगी। हम दोनों ममालिक को समंदरी रास्ते से गुजरने की आज़ादी देंगे। हुकूमतों का सामान बंदरगाहों से गुजर सकेगा। सफीर कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी पेशकश है और मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत उसे तस्लीम कर लेगी। दूसरा सफीर कहता है कि ये पेशकश हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है, हम लोग अभी जंग से फारिग हुए हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये सब माजी का हिस्सा है, हम हर वक्त नहीं लड़ेंगे। यूनान का सफीर कहता है कि बेशक यूनानी हुकूमत चाहेगी कि इसके ताल्लुकात उस्मानियों से बेहतर हों, अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि हमारी हुकूमत इस तरह बगैर कस्टम तिजारत की इजाज़त देगी। सुल्तान कहते हैं कि आप उनसे पूछ लीजिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महमूद पाशा कहता है कि मेरे सुल्तान, ये इकदाम हमारे लिए फायदेमंद कैसे होगा? बैंकों की जानिब से ताजरों पर बिलों के तबादले में इजाफे का ये हल किस तरह है? सुल्तान कहते हैं कि इस मुआहदे से हमें सिपाही, कारोबारी और अस्करी फवाइद हासिल होंगे। सबसे पहले हम बरतानवी और रूसियों के अज़ाइम को रोकेंगे जो बाल्कन में उलझाव पैदा करना चाहते हैं। हुकूमतों के दरमियान ये मजबूत कारोबारी रिश्ता मुमकिन तौर पर जंग शुरू कर सकता है और जब बात ताजरों के फायदे की आएगी, हम ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो बहुत सी फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए मकरूज हो गए। वो यूनान और रोमानिया के मुल्कों से तिजारत करेंगे और उन्हें कस्टम भी अदा नहीं करना पड़ेगा और मुस्तकबिल में वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। पाशा कहता है कि मेरे सुल्तान, ये यूनानी सफ़ीर इस मामले में मस्बत नज़र नहीं आ रहा। सुल्तान कहते हैं कि परेशान मत हो, समुद्री रास्तों से रोक टोक के बगैर गुजरना चिड़िया के लिए दाना है। इनकी हुकूमत इस दाने को चुगने के लिए जरूर आएगी। अगले सीन में बेल खातून पाशा के पास आती है और उसको बताती है कि मैंने स्कूल की हाजिरी की दस्तावेज़ात तैयार कर ली हैं। मैंने नया स्कूल बनाने की बजाय मौजूदा स्कूलों में से एक खरीद लिया क्योंकि मैं वक्त नहीं जाया करना चाहती। पाशा कहता है कि आपको उन तलबा का नाम एक एक करके वजीर तालीम को भेजना होगा। बेल खातून कहती है कि हमारे तलबा अरबी होंगे। पाशा कहता है कि हम किसी मुसलमान या उस्मानी को आपके स्कूल में जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। बेल कहती है कि ऐसा क्यों? मैं ये स्कूल नौजवान अरबियों के लिए बना रही हूँ। पाशा कहता है कि हमारे पास इख्तियारात और सलाहियत दोनों हैं, हमने पहले कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी काबिलियत के जोर पर पिछले दरवाजे से आई। बेल कहती है कि आप दस्तावेजात पर काम शुरू करें और फिक्रमंद ना हो, कोई तो स्कूल में जरूर आएगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में महल की खादमा अफसन खातून के पास आती है
अफसन उससे पूछती है कि क्या हुआ, मेरी बहन ठीक है? खादमा कहती है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो एक डब्बा अफसन को दे देती है। खादमा कहती है कि ये डब्बा बेदार सुल्तान ने भिजवाया है। अफसन खातून वो डब्बा लेकर जल्दी से अंदर आती है। डब्बे में जेवरात थे। अगले सीन में कारासू पारूस को आकर बताता है कि अब्दुल हमीद ने यूनान और रोमानिया के सफीरों को बुलाया और उसे कस्टम हटाकर मुफ्त कारोबार करने की पेशकश की। रोमानिया का सफीर तो राजी था मगर यूनानी नहीं। पारूस कहता है कि बेवकूफ इंसान, उसने इतनी फायदेमंद पेशकश को आखिर कैसे कबूल नहीं किया। कारासू कहता है कि वो इस बात से डरते हैं कि उस्मानियों से मुआहदा करने से यूरोप से आने वाली मदद रोक दी जाएगी। पारूस कहता है कि मैं यूनानी सफीर से खुद बात करूंगा। मैं इस मौका को सिर्फ इसलिए जाया नहीं कर सकता क्योंकि एक सफीर को सियासत का कुछ इल्म नहीं। अब अब्दुल हमीद का सवाल शुरू हो गया है। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी कलीसा आते हैं। पादरी उनको कहता है कि कलीसा तो बंद है, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? सुगोतलू कहता है कि आपने सुना होगा हमारे सुल्तान कमर बरगाज से पानी लाए हैं, घरों में भी तनसीब की जा सकती है। हमारी हुकूमत की तरफ से एक तोहफे के तौर पर आपके कलीसा में भी पानी लाया जाएगा। पादरी कहता है कि बदकिस्मती से कलीसा बंद है, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते और अंदर सफाई हो रही है। सुगोतलू कहता है कि आप गलत समझे, हम बाहर से ही अपना काम करेंगे, हम आपके कलीसा के सामने तक तनसीब करेंगे, बस सिर्फ एक ही नजर अंदर देखना चाहते हैं। पादरी कहता है कि हमारी हुकूमत का बहुत शुक्रिया। अगले सीन में सुल्तान कुछ ताजरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जरूर सुना होगा कि बैंक किस तरह का खेल हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। वो हमारे इक़दामात के बारे में जान गए। सैफी ताजिर कहता है कि मेरे सुल्तान, इस काम का अंजाम जो भी हो, हम आपके हुक्म की तामील में अपना सब कुछ दाव पर लगा देंगे। सुल्तान कहते हैं कि आप फिक्रमंद नहीं हो, हमने तदाबीर कर ली हैं, आप कंगाल नहीं होंगे। आप बैंकों से मुआहदे को कबूल कर लें, फैक्ट्रियां खोलने के लिए पैसे ले लें। ताजिर कहता है कि जैसे आपकी मर्जी। सुल्तान कहते हैं कि आपको शुरू में सख्त दौर से गुजरना पड़ेगा और किसी फायदे की उम्मीद ना रखिएगा। अलबत्ता हम यूनान और रोमानिया हुकूमत से कस्टम इत्तेहाद का मुआहदा कर रहे हैं। आपको सामान बरामद करने के लिए टैक्स नहीं देना होगा। आप बैंकों को यहाँ से हासिल किए गए फायदे से कर्ज अदा कर सकेंगे। ये सुनकर ताजिर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में पारूस यूनानी सफीर को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अब्दुल हमीद की पेशकश को ठुकरा दिया। आप उनके साथ मुआहदा करके अपनी माशी सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं। यूनानी सफीर कहता है कि थोड़े अरसे के लिए तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है, मगर किसी ऐसे मुल्क का इत्तेहादी होना जिससे अभी हमारी जंग हुई हो, हमारे यूरोपीय हम मजहबों के लिए ये तकलीफ दे है। पारूस कहते हैं कि अगर आप सियासत को जानते तो आप इस चीज का ख्याल किसी की दिल आजारी किए बगैर कर सकते थे। कारासू पारूस से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि ये मुआहदा हो जाए? पारूस कहता है कि हाँ बिल्कुल। कारासू कहता है कि क्या आप अब्दुल हमीद की माशी तरक्की की हिमायत कर रहे हैं? क्या आप इनकी फैक्ट्रियों तक ईंटें लेकर जाएंगे? हमने तबादले के बिल के मुतालिक बैंकों के साथ मुआहदा किया है, क्या वो सब फजूल था? पारूस कहता है कि अगर आप एक बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ जगह देनी पड़ती है ताकि कांटा जल्दी से टूट ना जाए। अब्दुल हमीद की फैक्ट्रियां वो जगह हैं जो हम उसे देंगे। अगर कस्टम खत्म हो गए तो हम अपनी अफ्यून की कश्ती आसानी से पार कर सकते हैं। जब अब्दुल हमीद फैक्ट्रियों की वजह से थक रहा होगा, हम हड़ताल के लिए पैसे जमा कर लेंगे। यूनानी सफीर कहता है कि इस समय हमारा क्या फायदा? पारूस कहता है कि आप उस्मानी समुद्री रास्तों से वो बंदूकें आसानी से पार कर लेंगे जो आप खरीद नहीं सकते। आप अपनी फौज को अच्छी बंदूक से बेहतर बना सकते हैं। यूनानी सफीर कहता है कि इस सूरत हाल में अब्दुल हमीद तो बिल्कुल हारा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पारूस कहता है कि जैसे ही आप मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, अब्दुल हमीद का सवाल शुरू हो जाएगा। अगले सीन में बैल खातून नौजवानों के पास आती है
और उनसे कहती है कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपके लिए एक स्कूल खोल रही हूँ। नौजवान कहते हैं कि हम इजाजत लिए बगैर वहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकते। बेल कहती है कि आप लोगों ने मुझे माँ कहा और माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दाव पर लगा देती है। मैं आपको बरतानवी शहरी बना सकती हूँ। इतने में एक नौजवान आगे बढ़कर बोलता है कि हम नहीं बनना चाहते। दूसरा नौजवान कहता है कि आप भूल रहे हैं कि इसी औरत ने हमें बचाया था जब हमारे अपने ही खलीफा हमें मारने वाले थे। वो नौजवान कहता है कि हम एक खातून के पीछे नहीं जा सकते। दूसरा नौजवान कहता है कि जब आप ट्रेन से उतरे थे तब इसी खातून ने हमें उतारा था, काश आप उसी वक्त ना उतरते। बेल खातून कहती है कि आप बहुत समझदार हैं, परेशान ना हो, आपका दोस्त भी आपके साथ शामिल हो जाएगा। अगले सीन में दोनों सफीर सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमतों से पूछा है, वो ये मुआहदा करने के लिए बहुत खुश हैं। सुल्तान यूनानी सफीर से पूछते हैं। वो सफीर कहते हैं कि अगर आपकी समुद्री रास्तों से मुतालिक पेशकश अभी भी कायम है तो हम ये मुआहदा खुशी से कबूल करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आपकी हुकूमत आपकी तरह नहीं सोचती। सुल्तान महमूद पाशा से कहते हैं कि मुआहदा तैयार कर लीजिए ताकि हम इस पर दस्तखत करें। अगले सीन में फहीम पाशा मेहर अफंदी को कलीसा का नक्शा दिखाता है और कहता है कि तनसीब का काम कलीसा के लिए सजावट है और ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोका के आदमी सामान बाहर लेकर जाएंगे और हमारे जांबाज वहां पर घात लगाकर बैठे होंगे। मय्यत कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है। फहीम पाशा कहते हैं कि ये सब काफी नहीं, हमें लोका का भी खात्मा करना होगा। मैं लोका से बात कर रहा हूँगा जब ये चीजें कलीसा में हो रही होंगी। फ्रेडो कहता है कि वो कैसे? फहीम पाशा कहता है कि मैं उससे कहूँगा कि मैं इसे एक मुआहदा करना चाहता हूँ और मैं इससे इसकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करूँगा। फ्रेडो कहता है कि मेरे पाशा वो ये मौका हरगिज नहीं खोएगा, वो मुआहदा या कोई और चीज नहीं सुनेगा, वो आपको मार देगा क्योंकि अभी आप इसके भाई के कातिल हैं। फहीम पाशा कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। फ्रेडो कहता है कि वो आपकी तलाशी लेंगे और आप अपने साथ बंदूक नहीं ले जा सकेंगे और फिर उस जगह का पता भी नहीं बताएंगे जहां वो आपको लेकर जाएंगे। फहीम पाशा कहते हैं कि इसीलिए मैं पहले ही पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो मुझे कहां लेकर जाएंगे और एहतियाती तौर पर आप और मय्यत साहब मेरा पीछा करेंगे। फ्रेडो कहता है कि मुझे ये मंसूबा पसंद नहीं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं। फहीम पाशा कहता है कि शायद मैंने इतना ही जीना हो। अगले सीन में महमूद पाशा सबाहतीन से मुआहदा लिखवा रहा होता है। महमूद पाशा कहता है कि हम ये दोबारा लिखेंगे। सबाहतीन कहता है कि बाबा मैं ये कई बार लिख चुका, हम थोड़ा वक्फा ले लेते हैं। पाशा कहता है कि तुम्हारा काहिल होना मुझे बहुत पसंद है, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे हाथ में ये कागज और कलम दिया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ख्वाब देखा करता था कि तहसीन पाशा का लिखारी बनूं और कहते हैं कि तहसीन पाशा ऐसा आदमी नहीं था जो कुछ बन सके। सबाहतीन उसको इशारों से बताता है। हमारे सुल्तान ने उस पर तरस खाया और उसे ओहदा दे दिया। सबाहतीन आंखों के इशारे से महमूद पाशा को बताने की कोशिश करता है कि पीछे तहसीन साहब हैं, लेकिन पाशा को समझ नहीं आती। सबाहतीन कहता है कि मेरे तहसीन पाशा। महमूद उनको अचानक से देखकर घबरा जाता है। पाशा कहता है कि मैं पुराने दिनों की बात कर रहा था। इतने में अंदर खादिम आता है और महमूद पाशा से कहता है कि ये लिफाफा आपके लिए। महमूद पाशा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं सबाहतीन के साथ दफात पर काम कर रहा था, आप इसे देख लीजिएगा और गैर मुल्कियों से दस्तखत भी करवा लीजिएगा। मेरा एक जरूरी काम निकल आया है, मुझे फौरन जाना होगा। इसके बाद वो लिफाफा लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पारूस लोका से कहता है कि हमने अफ्यून का मसला हल करवा लिया, हमारे पास हिंदुस्तान में कितनी कश्तियाँ हैं? लोका कहते हैं कि हमारे पास 5 कश्तियाँ हैं, वो बहरे रूम पर हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं।
फारूस कहता है कि फौरन से टेलीग्राम भेजो, उन्हें अपना सामान रोमानिया की बंदरगाह पर छोड़ना होगा। वो यूनानी झंडे के साथ दाखिल होंगे। हम उसे यूनानी बंदरगाह से पाया तख्त लेकर आएंगे। इस तरह से अब्दुल हमीद का माशी इक़दाम नकारा हो जाएगा और अफयून की तिजारत तब तक चलती रहेगी जब तक अब्दुल हमीद को पता नहीं चल जाता और हमारे पास हड़ताल के लिए रकम भी जमा हो जाएगी। और जब ये काम खत्म होगा हम अब्दुल हमीद को ऐसे कुएं में फेंक देंगे जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। कारासू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हमारा काम मंसूबे के मुताबिक होगा। अगले सीन में अफसन खातून जुए के अड्डे पर दोबारा आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए आई हूँ। वो शख्स कहता है कि अब आप पर कोई कर्जा नहीं, आपका कर्जा चुका दिया गया है। अफसन पूछती है कि किसने अदा किया। वो बताता है कि मुझे किसके आगाज में तहसीन पाशा आकर सुल्तान अब्दुल हमीद से कहते हैं कि एक जुए के अड्डे का मालिक आपके हुजूर पेश होना चाहता है। सुल्तान कहते हैं कि क्या वो उन कारीगरों में से है जिनको हमने जुर्माना किया था। पाशा बताते हैं कि वो अब्दुल कादिर साहब के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उसे अंदर भेजो, जरा देखें तो सही अब्दुल कादिर ने दोबारा कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। इतने में वो शख्स अंदर दाखिल होता है और सुल्तान से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, शहजादे पर मेरे कुछ वाजिबात हैं। मैंने उन्हें कई बार कहा लेकिन वो मुझे अदा नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ आपके इंसाफ पर यकीन करना ही एक वाहिद रास्ता नजर आया। सुल्तान कहते हैं कि अब्दुल कादिर ने आपसे पैसे क्यों लिए थे? क्या वो किसी हलाल चीज के लिए थे या फिर हराम? वो शख्स कहता है कि मुझे माफ कीजिए लेकिन वो एक जुए का कर्जा है। सुल्तान कहते हैं कि आपको कर्जा मिल जाएगा लेकिन आपको आखिरत में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बुरी चीज किसी अच्छी चीज का सबब नहीं बन सकती। इसके बाद सुल्तान उसको गुस्से में वहां से जाने का कह देते हैं। अगले सीन में शहजादा सलीम अब्दुल कादिर के साथ बैठा हुआ था। इतने में वहां पर सुल्तान इंतहाई गुस्से में दाखिल होते हैं और अब्दुल कादिर से पूछते हैं कि क्या तुम जुआ खेलते हो? सुल्तान बताते हैं कि मैंने कारीगरों को बुलाया था ताकि वो मुझे अपनी शिकायत बताएं, मगर मुश्किलात पैदा करने वाला तो मेरा अपना बेटा था। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने बस एक बार जुआ खेला था। सुल्तान कहते हैं कि आप एक बार जुआ खेलने की वजाहत मुझे नहीं दे सकते तो फिर अल्लाह को कैसे देंगे? क्या आपको नहीं पता कि जुआ शैतानी काम और गुनाहों में से एक है? इतने में वहाँ पर बेदार सुल्तान भी आ जाती है। सुल्तान कहते हैं कि मैं पूरे आलमी इस्लाम के लिए अखलाकियात का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा अपना बेटा मेरे सामने खड़ा है और गलीज काम कर रहा है। आखिर मैं इसकी वजाहत अपने अल्लाह को कैसे दूंगा? सुल्तान इंतहाई गुस्से में चला रहे होते हैं। अब्दुल कादिर कहता है कि मैंने बस एक ही बार खेला और मैं उसका कर्ज चुकाने ही वाला था। सुल्तान कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो जलील इंसान और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब्दुल कादिर वहां से चला जाता है। शहजादा सलीम कहता है कि मैं अब्दुल कादिर से बात करूंगा, आप परेशान मत हो। अगले सीन में फहीम पाशा का आदमी उसको बताता है कि जैसा कि मनोल ने बताया था कि हीरोइन कलीसा में है, हमने कलीसा की तलाशी ली है।
अब वो कहता है कि हम कलीसिया को जला देंगे। दूसरा शख्स कहता है कि हमें वहाँ हमला कर देना चाहिए और वहाँ पर मौजूद हर शख्स को पकड़ लेना चाहिए। उसका आदमी बताता है कि उन लोगों ने छुपकर मनोल के जनाजे पर लोगों को हिरोइन दी। वो दोबारा पाए तख्त में तकसीम हो गई। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देते। फहीम पाशा कहता है कि क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे सुल्तान ने शहर के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा की है। वो कमर बरगाज से पानी लाए हैं। जो भी चाहे पानी अपने घर में ला सकता है और हम इस पानी की कलीसिया में भी तनसीब करेंगे। इनकी हुकूमत का एक छोटा सा तोहफा। फहीम पाशा सगोतलू से कहता है कि आप देख रहे हैं कि मेरे आदमी कलीसिया को जलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इनके साथ जाएं एक तदबीर के तौर पर। अगले सीन में सनिया सुल्तान और खानदान बेदार के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की शादी मिस्ली मलिक से नहीं हुई। बेदार कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। खानदान उनको बताती है कि मिस्ली मलिक को अपनी शादी पर जो जेवरात मिले थे वो उसने अपनी बहन को दे दिए। ये सुनकर बेदार सुल्तान हैरान होती हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं कि जिसका बेटा अब्दुल कादिर जैसा हो उसके पास फिक्र करने के लिए और बहुत सी चीजें होंगी। अगले सीन में अफसन खातून जुए के अड्डे पर आती है। वहाँ पर मनोल की जगह कोई और शख्स बैठा था। अफसन कहती है कि मुझे कर्जा चाहिए। मनोल पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरी मदद की थी। अब मैं मजीद पैसे लेने के लिए आई हूँ। वो शख्स उसका नाम पूछता है। वो एक रजिस्टर में उसका नाम देखता है और कहता है कि आप पर तो पहले ही मनोल का कर्जा चढ़ा हुआ है। आप अपना पहले वाला कर्जा चुकाइए, फिर हम अगले के बारे में बात करेंगे। इतने में शहजादा सलीम, जो कि अब्दुल कादिर के बारे में बात करने के लिए वहां आया था, वो अफसन को जाते हुए देख लेता है। अफसन ने अपना मुंह ढांपा हुआ था। शहजादा सलीम उस शख्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये औरत क्यों आई थी? शख्स पूछता है कि आप इसके क्या लगते हैं? शहजादा सलीम कहते हैं कि वो मेरी रिश्तेदार है। वो शख्स बताता है कि इस पर कुछ कर्जा है, वो और कर्जा लेने आई थी, हालांकि इसने अपना पहला कर्जा नहीं लौटाया। अगले सीन में बेदार खातून मिस्ली मलिक के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या आपने अपने जेवरात अपनी बहन को दे दिए? मिस्ली कहती है कि जी ये सच है। बेदार कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? मिस्ली कहती है कि मैंने इनको कुछ देना चाहा क्योंकि मैं अपनी बहन की सूरत हाल की वजह से अफसोदा थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो उठकर जेवरात लेकर आती है और बेदार को दिखाती है कि ये सब यहीं पर हैं। बेदार कहती है कि अगर आइंदा आपका कुछ ऐसा करने का इरादा हो तो मेरे पास आइएगा। जेवरात देने के अलावा हम कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। अगले सीन में अब्दुल कादिर शहजादा सलीम से मिलने के लिए जुए की जगह पर आता है। शहजादा सलीम कहता है कि अब दोबारा कभी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होना। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं यहाँ पर जुआ खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि उस शख्स को तलाश करने के लिए आया हूँ जिसने महल में जाकर मेरी शिकायत की। शहजादा सलीम कहते हैं कि बजाय उसको ढूंढने के अपने अंदर गलती तलाश करो। अब्दुल कादिर कहता है कि यकीनन मैं हमेशा गलती पर ही होता हूँ। इसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तहसीन पाशा सुल्तान से कहते हैं कि यूनान और रोमानिया के सफीर आपसे मिलने के लिए आए हैं। सुल्तान उनको अंदर आने का कहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैंने आपको एक पेशकश के लिए बुलाया था। उस्मानी हुकूमत चाहती है कि वो यूनान और रोमानिया हुकूमत से कस्टम इत्तेहाद का मुआहदा करें। सफीर कहता है कि ये किस किस्म की पेशकश है? सुल्तान कहते हैं कि हमारे बनाए हुए सामान पर कोई कस्टम नहीं लिया जाएगा और तिजारत पर कोई कटौती नहीं होगी। हम दोनों ममालिक को समंदरी रास्ते से गुजरने की आज़ादी देंगे। हुकूमतों का सामान बंदरगाहों से गुजर सकेगा। सफीर कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी पेशकश है और मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत उसे तस्लीम कर लेगी। दूसरा सफीर कहता है कि ये पेशकश हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है, हम लोग अभी जंग से फारिग हुए हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये सब माजी का हिस्सा है,
हम हर वक्त नहीं लड़ेंगे। यूनान का सफीर कहता है कि बेशक यूनानी हुकूमत चाहेगी कि इसके ताल्लुकात उस्मानियों से बेहतर हों, अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि हमारी हुकूमत इस तरह बगैर कस्टम तिजारत की इजाज़त देगी। सुल्तान कहते हैं कि आप उनसे पूछ लीजिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महमूद पाशा कहता है कि मेरे सुल्तान, ये इकदाम हमारे लिए फायदेमंद कैसे होगा? बैंकों की जानिब से ताजरों पर बिलों के तबादले में इजाफे का ये हल किस तरह है? सुल्तान कहते हैं कि इस मुआहदे से हमें सिपाही, कारोबारी और अस्करी फवाइद हासिल होंगे। सबसे पहले हम बरतानवी और रूसियों के अज़ाइम को रोकेंगे जो बाल्कन में उलझाव पैदा करना चाहते हैं। हुकूमतों के दरमियान ये मजबूत कारोबारी रिश्ता मुमकिन तौर पर जंग शुरू कर सकता है, और जब बात ताजरों के फायदे की आएगी, हम ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो बहुत सी फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए मकरूज हो गए। वो यूनान और रोमानिया के मुल्कों से तिजारत करेंगे और उन्हें कस्टम भी अदा नहीं करना पड़ेगा, और मुस्तकबिल में वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। पाशा कहता है कि मेरे सुल्तान, ये यूनानी सफ़ीर इस मामले में मस्बत नज़र नहीं आ रहा। सुल्तान कहते हैं कि परेशान मत हो, समुद्री रास्तों से रोक टोक के बगैर गुजरना चिड़िया के लिए दाना है। इनकी हुकूमत इस दाने को चुगने के लिए जरूर आएगी। अगली सीन में बेल खातून पाशा के पास आती है और उसको बताती है कि मैंने स्कूल की हाजिरी की दस्तावेज़ात तैयार कर ली हैं। मैंने नया स्कूल बनाने की बजाय मौजूदा स्कूलों में से एक खरीद लिया क्योंकि मैं वक्त नहीं जाया करना चाहती। पाशा कहता है कि आपको उन तलबा का नाम एक एक करके वजीर तालीम को भेजना होगा। बेल खातून कहती है कि हमारे तलबा अरबी होंगे। पाशा कहता है कि हम किसी मुसलमान या उस्मानी को आपके स्कूल में जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। बेल कहती है कि ऐसा क्यों? मैं ये स्कूल नौजवान अरबियों के लिए बना रही हूँ। पाशा कहता है कि हमारे पास इख्तियारात और सलाहियत दोनों हैं, हमने पहले कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी काबिलियत के जोर पर पिछले दरवाजे से आई। बेल कहती है कि आप दस्तावेजात पर काम शुरू करें और फिक्रमंद ना हो, कोई तो स्कूल में जरूर आएगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में महल की खादमा अफसन खातून के पास आती है। अफसन उससे पूछती है कि क्या हुआ, मेरी बहन ठीक है? खादमा कहती है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो एक डब्बा अफसन को दे देती है। खादमा कहती है कि ये डब्बा बेदार सुल्तान ने भिजवाया है। अफसन खातून वो डब्बा लेकर जल्दी से अंदर आती है। डब्बे में जेवरात थे। अगले सीन में कारासू पारूस को आकर बताता है कि अब्दुल हमीद ने यूनान और रोमानिया के सफीरों को बुलाया और उसे कस्टम हटाकर मुफ्त कारोबार करने की पेशकश की। रोमानिया का सफीर तो राजी था मगर यूनानी नहीं। पारूस कहता है कि बेवकूफ इंसान, उसने इतनी फायदेमंद पेशकश को आखिर कैसे कबूल नहीं किया। कारासू कहता है कि वो इस बात से डरते हैं कि उस्मानियों से मुआहदा करने से यूरोप से आने वाली मदद रोक दी जाएगी। पारूस कहता है कि मैं यूनानी सफीर से खुद बात करूंगा। मैं इस मौका को सिर्फ इसलिए जाया नहीं कर सकता क्योंकि एक सफीर को सियासत का कुछ इल्म नहीं। अब अब्दुल हमीद का जवाल शुरू हो गया है। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी कलीसा आते हैं। पादरी उनको कहता है कि कलीसा तो बंद है, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? सुगोतलू कहता है कि आपने सुना होगा हमारे सुल्तान कमर बरगाज से पानी लाए हैं, घरों में भी तनसीब की जा सकती है। हमारी हुकूमत की तरफ से एक तोहफे के तौर पर आपके कलीसा में भी पानी लाया जाएगा। पादरी कहता है कि बदकिस्मती से कलीसा बंद है, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते और अंदर सफाई हो रही है। सुगोतलू कहता है कि आप गलत समझे, हम बाहर से ही अपना काम करेंगे, हम आपके कलीसा के सामने तक तनसीब करेंगे, बस सिर्फ एक ही नजर अंदर देखना चाहते हैं। पादरी कहता है कि हमारी हुकूमत का बहुत शुक्रिया। अगले सीन में सुल्तान कुछ ताजरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जरूर सुना होगा कि बैंक किस तरह का खेल हमारे खिलाफ खेल रहे हैं, वो हमारे इक़दामात के बारे में जान गए। सैफी ताजिर कहता है कि मेरे सुल्तान, इस काम का अंजाम जो भी हो, हम आपके हुक्म की तामील में अपना सब कुछ दाव पर लगा देंगे। सुल्तान कहते हैं कि आप फिक्रमंद नहीं हो, हमने तदाबीर कर ली हैं,
आप कंगाल नहीं होंगे, आप बैंकों से मुआहदे को कबूल कर लें, फैक्ट्रियां खोलने के लिए पैसे ले लें। ताजिर कहते हैं कि जैसे आपकी मर्जी। सुल्तान कहते हैं कि आपको शुरू में सख्त दौर से गुजरना पड़ेगा और किसी फायदे की उम्मीद ना रखिएगा। अलबत्ता हम यूनान और रोमानिया हुकूमत से कस्टम इत्तेहाद का मुआहदा कर रहे हैं। आपको सामान बरामद करने के लिए टैक्स नहीं देना होगा। आप बैंकों को यहाँ से हासिल किए गए फायदे से कर्ज अदा कर सकेंगे। ये सुनकर ताजिर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में पारूस यूनानी सफीर को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अब्दुल हमीद की पेशकश को ठुकरा दिया। आप उनके साथ मुआहदा करके अपनी माशी सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं। यूनानी सफीर कहता है कि थोड़े अरसे के लिए तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है, मगर किसी ऐसे मुल्क का इत्तेहादी होना जिससे अभी हमारी जंग हुई हो हमारे यूरोपीय हम मजहबों के लिए ये तकलीफ दे है। पारूस कहते हैं कि अगर आप सियासत को जानते तो आप इस चीज का ख्याल किसी की दिल आजारी किए बगैर कर सकते थे। कारासू पारूस से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि ये मुआहदा हो जाए? पारूस कहता है कि हाँ बिल्कुल। कारासू कहता है कि क्या आप अब्दुल हमीद की माशी तरक्की की हिमायत कर रहे हैं? क्या आप इनकी फैक्ट्रियों तक ईंटें लेकर जाएंगे? हमने तबादले के बिल के मुतालिक बैंकों के साथ मुआहदा किया है, क्या वो सब फजूल था? पारूस कहता है कि अगर आप एक बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ जगह देनी पड़ती है ताकि कांटा जल्दी से टूट ना जाए। अब्दुल हमीद की फैक्ट्रियां वो जगह हैं जो हम उसे देंगे। अगर कस्टम खत्म हो गए तो हम अपनी अफ्यून की कश्ती आसानी से पार कर सकते हैं। जब अब्दुल हमीद फैक्ट्रियों की वजह से थक रहा होगा हम हड़ताल के लिए पैसे जमा कर लेंगे। यूनानी सफीर कहता है कि इस समय हमारा क्या फायदा? पारूस कहता है कि आप उस्मानी समुद्री रास्तों से वो बंदूकें आसानी से पार कर लेंगे जो आप खरीद नहीं सकते। आप अपनी फौज को अच्छी बंदूक से बेहतर बना सकते हैं। यूनानी सफीर कहता है कि इस सूरत हाल में अब्दुल हमीद तो बिल्कुल हारा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पारूस कहता है कि जैसे ही आप मुआहदे पर दस्तखत करेंगे अब्दुल हमीद का जवाल शुरू हो जाएगा। अगले सीन में बैल खातून नौजवानों के पास आती है और उनसे कहती है कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपके लिए एक स्कूल खोल रही हूँ। नौजवान कहते हैं कि हम इजाजत लिए बगैर वहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकते। बेल कहती है कि आप लोगों ने मुझे माँ कहा और माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दाव पर लगा देती है। मैं आपको बरतानवी शहरी बना सकती हूँ। इतने में एक नौजवान आगे बढ़कर बोलता है कि हम नहीं बनना चाहते। दूसरा नौजवान कहता है कि आप भूल रहे हैं कि इसी औरत ने हमें बचाया था जब हमारे अपने ही खलीफा हमें मारने वाले थे। वो नौजवान कहता है कि हम एक खातून के पीछे नहीं जा सकते। दूसरा नौजवान कहता है कि जब आप ट्रेन से उतरे थे तब इसी खातून ने हमें उतारा था, काश आप उसी वक्त ना उतरते। बेल खातून कहती है कि आप बहुत समझदार हैं, परेशान ना हो, आपका दोस्त भी आपके साथ शामिल हो जाएगा। अगले सीन में दोनों सफीर सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमतों से पूछा है, वो ये मुआहदा करने के लिए बहुत खुश हैं। सुल्तान यूनानी सफीर से पूछते हैं। वो सफीर कहते हैं कि अगर आपकी समुद्री रास्तों से मुतालिक पेशकश अभी भी कायम है तो हम ये मुआहदा खुशी से कबूल करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आपकी हुकूमत आपकी तरह नहीं सोचती। सुल्तान महमूद पाशा से कहते हैं कि मुआहदा तैयार कर लीजिए ताकि हम इस पर दस्तखत करें। अगले सीन में फहीम पाशा मेहर अफंदी को कलीसा का नक्शा दिखाता है और कहता है कि तनसीब का काम कलीसा के लिए सजावट है और ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोका के आदमी सामान बाहर लेकर जाएंगे और हमारे जांबाज वहां पर घात लगाकर बैठे होंगे। मयत कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है। फहीम पाशा कहते हैं कि ये सब काफी नहीं, हमें लोका का भी खात्मा करना होगा। मैं लोका से बात कर रहा हूँगा जब ये चीजें कलीसा में हो रही होंगी। फ्रेडो कहता है कि वो कैसे? फहीम पाशा कहता है कि मैं उससे कहूँगा कि मैं इसे एक मुआहदा करना चाहता हूँ
और मैं इससे इसकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करूंगा। फ्रेडो कहता है कि मेरे पाशा, वो ये मौका हरगिज नहीं खोएगा। वो मुआहदे या कोई और चीज नहीं सुनेगा, वो आपको मार देगा क्योंकि अभी आप इसके भाई के कातिल हैं। वहीं पाशा कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। फ्रेडो कहता है कि वो आपकी तलाशी लेंगे और आप अपने साथ बंदूक नहीं ले जा सकेंगे और फिर उस जगह का पता भी नहीं बताएंगे जहां वो आपको लेकर जाएंगे। वहीं पाशा कहता है कि इसीलिए मैं पहले ही पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो मुझे कहां लेकर जाएंगे और एहतियाती तौर पर आप और मैयत साहब मेरा पीछा करेंगे। फ्रेडो कहता है कि मुझे ये मंसूबा पसंद नहीं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं।